वेलकम फ्रेंड्स, हम लोग जेईई एडवांस 2019 का पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे। मैंने 2 पार्ट डिस्कस कर लिया था इसका, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। आज हम लोग सेक्शन 1 डिस्कस करेंगे जिसमें मल्टीपल करेक्ट टाइप के ऑप्शंस होते हैं, मतलब मल्टीपल करेक्ट आंसर्स सही होते हैं। तो इसमें आपको करेक्ट करने का 4 मार्क्स मिलता है, यानी जितने भी ऑप्शन सही हैं सबको अगर आपने टिक किया आपको 4 मार्क्स मिलेगा। इसमें पार्शियल मार्किंग भी होती है, जैसे आपने 2 करेक्ट किया तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, 1 का 1 मार्क्स मिलेगा। कोई ऑप्शन अगर आपने इनकरेक्ट का कॉम्बिनेशन लिया तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है एंड नहीं करने का कोई मार्क्स नहीं मिलता। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं। बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है, बहुत सारे मैट्रिक्स देख रहे हैं आप, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। एक मैट्रिक्स X है जो IIT का फेवरेट ऑपरेटर सिग्मा के टर्म्स में है, सिग्मा K = 1 to 6 PK इंटू मैट्रिक्स गिवन एंड PK ट्रांसपोज। इस X को ही हमें एनालाइज करना है, ये X क्या हो सकता है और उसके बेसिस पे हमें ऑप्शंस मार्क करने हैं। क्वेश्चन दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इतने सारे मैट्रिक्स दिए, फिर सिग्मा ऑपरेटर भी लगा दिया, सबका यहाँ यूज करना है क्योंकि K = 1 to 6 है। आप 1 रखोगे, P1 इंटू दिस, फिर P2 इंटू दिस इंटू P2 ट्रांसपोज, ऐसे करके इन 6 मैट्रिक्स का मतलब अलग अलग K = 1 to 6 रखना है। 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उनका सम फाइंड करना है और फिर इनके आंसर्स देना है हमें। तो दिखने में टफ लग रहा है, लेकिन अगर हम मैट्रिक्स जो गिवन है इसका अगर हम पैटर्न समझें तो क्वेश्चन ईजिली हो सकता है। जैसे P1 आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, P2 क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करके बनाया हुआ है। देखिए यहाँ रो 3 है, रो 3 इसका ऊपर चला गया, रो 2 इसका नीचे आ गया। सिमिलरली P3 में R1 और R2 इंटरचेंज हुआ है, P4 में इंटरचेंज ज़्यादा हुआ है, जैसे R3 बीच में आ गया, R2 ऊपर चला गया, R1 नीचे चला गया। ऐसे ही P5 P6 में भी कोई ना कोई पैटर्न बन रहा है। तो इस पैटर्न का यूज मैं मल्टीप्लिकेशन में करूँगा। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, क्या X सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑप्शन बी कह रहा है X इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो उसका ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, इफ A इज सिमेट्रिक देन A ट्रांसपोज इक्वल A। तो यहाँ X तो हमें गिवन है ही, इसको मैं जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसे मैं Q कंसिडर कर लेता हूँ, PK Q PK ट्रांसपोज K = 1 to 6। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, Q जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है, डायगोनल के अबाउट अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है मतलब एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, A1 2 A2 1 के, A1 3 A3 1 के, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 2, यानी Q जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। यानी ये चीज़ हमें गिवन है कि Q का ट्रांसपोज Q है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड क्या X सिमेट्रिक है। अगर X सिमेट्रिक है तो X का ट्रांसपोज X के ही इक्वल होगा। यानी यहाँ पे अगर मैं X का ट्रांसपोज निकालूँ, K = 1 to 6, इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। सिग्मा ऑपरेटर के अंदर हम ट्रांसपोज को ले जा सकते हैं, यहाँ ट्रांसपोज है पहले से, PK ट्रांसपोज इस होल का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, ABC का ट्रांसपोज अगर हमें निकालना हो तो हम उल्टा चलते हैं। सबसे पहले लास्ट वाला मैट्रिक्स जो राइट हैंड साइड में सबसे ज़्यादा लास्ट में उसका ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर से जो जस्ट पहले वाला मैट्रिक्स है B उसका ट्रांसपोज एंड देन द लेफ्ट मोस्ट A ट्रांसपोज। वही काम यहाँ करेंगे आप। सबसे पहले PK ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसके पहले Q है, Q का ट्रांसपोज इंटू PK का ट्रांसपोज, सिग्मा तो है ही। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे वो मैट्रिक्स वही आ जाता है, पेन को 2 बार आप उल्टा करेंगे वो सीधा हो जाएगा। तो यहाँ PK ट्रांसपोज का ट्रांसपोज PK, Q का ट्रांसपोज Q है, Q सिमेट्रिक है एंड PK ट्रांसपोज। देखिए जो मैट्रिक्स गिवन था X PK Q PK ट्रांसपोज, PK Q PK ट्रांसपोज, यानी X का ट्रांसपोज X के ही इक्वल आ गया। डैट मीन्स X इज सिमेट्रिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी में कुछ नहीं करना था, हमें बस ट्रांसपोज फाइंड करके देखना था क्या वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता है, वो आया। तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ X इज 18। यानी ये जो मैट्रिक्स मैं सॉल्व करूंगा, पहले K को 1 रखूंगा तो P1 इंटू Q इंटू P1 ट्रांसपोज, फिर P2Q P2 ट्रांसपोज, P3Q P3 ट्रांसपोज, उन सबका सम जब करेंगे जो डायगोनल एलिमेंट्स आएगा, जो डायगोनल आएगा इसको डायगोनल कहते हैं,
इन सब का सम क्या 18 होगा? ऑप्शन सी ये कह रहा है हमसे। तो देखिए हमें करना क्या है, के प्लेस पे मैंने 1 रखा, P1Q P1 ट्रांसपोज, P2Q P2 ट्रांसपोज, डॉट डॉट, हमें P6 तक करना है। तो एक तो काम आप ये कर सकते हैं कि आप सारे P1 रखिए, Q से मल्टीप्लाई कीजिए, P1 ट्रांसपोज से कीजिए, ऐसे ही P6 तक कीजिए, सबको ऐड कीजिए, फिर डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कीजिए, देखिए 18 आता है नहीं आता। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम पैटर्न पहचान पाए तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। वैसे भी हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का ही पता करना है। आप देखो मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। P1 जैसे मैं P1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, P1 जो है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो I से मल्टीप्लाई करोगे आप आगे पीछे कैसे भी Q का Q ही रह जाएगा। P2 को देखिए, P2 क्या है 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0 इंटू Q ये है 2 1 3 1 0 2 3 2 1 इंटू P1 का ही ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0। देखिए मैं इसे बहुत जल्दी शॉर्टकट में कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ। जब प्री मल्टी ऐसे जितने भी मैट्रिसेज गिवन है P1 से P6 तक, ये सब एलिमेंट्री मैट्रिसेज कहलाते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही मॉडिफाई करके बने हैं। इसमें रो R2 R3 इंटरचेंज हुआ है, इसमें R1 R2 इंटरचेंज हुआ है, उसमें दो बार इंटरचेंज हुआ है, तो ये सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बने हैं। ऐसे मैट्रिसेज को हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या हुआ है, R2 और R3 इंटरचेंज हुआ है, प्री मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी ये मैट्रिक्स पहले है, इस मैट्रिक्स से इसका प्री मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो जब ऐसा होता है R2 और R3 इंटरचेंज हुआ है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी बस R2 और R3 इंटरचेंज होगा। ये बिल्कुल शॉर्टकट है ऐसे मैट्रिसेज के लिए। 2 1 3 3 2 1 1 0 2 इंटू दिस, ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है और देखा जाए तो सेम यही मैट्रिक्स है वो। जब ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, जब एलिमेंट्री मैट्रिसेज का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है तो कॉलम्स इंटरचेंज होते हैं। जैसे C2 और C3 चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी C2 और C3 में इंटरचेंज हो जाएगा, यानी हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो 2 3 1 3 1 2 1 2 0 ये आएगा। अब मैं आगे कुछ नहीं करूँगा, यहीं पे हम लोग पैटर्न समझ जाएंगे। पहला मैट्रिक्स Q आया था P1Q P1T, दूसरा मैट्रिक्स P2Q P2T से ये आया। इसमें क्या मैंने ऑब्जर्व किया, Q पहला जो Q आया है उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम 2 + 0 + 1 3 है। दूसरा जो मैट्रिक्स आया है उसमें 2 + 1 + 0 3 है। यानी आप इस सब मल्टीप्लाई भी करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम 3 ही आने वाला है, क्योंकि सारे मैट्रिक्स का नेचर एक है, वो सारे एलिमेंट्री मैट्रिसेज हैं। डायगोनल एलिमेंट्स ओरिजिनल में 2 0 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 0 1 रहेगा। हाँ, किसी मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे इसमें 2 0 1 आया, इसमें 2 1 0 आया, किसी में 1 2 0 आएगा, किसी में 1 0 2 आएगा, लेकिन सम हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स का 3 ही होगा। तो हमारे पास 6 मैट्रिक्स हैं, 3 + 3, आप जब 6 टाइम्स करोगे 3 × 6 18, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मैंने बस पैटर्न समझ लिया, ये एग्जाम में तुरंत हो जाने वाले क्वेश्चन है। तो हमने 2 ऑप्शन चेक कर लिया, हम ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में है x × 1 1 1 = अल्फा टाइम्स 1 1 1, तो क्या अल्फा 30 होगा? x × 1 1 1 करना है। x तो हमारा यही है PKQ, x हमारा है PKQ PK ट्रांसपोज। इसमें मुझे 1 1 1 एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर वही लेंदी तरीका, k को 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो और हर केस में ऐड करते जाओ और फिर कंपेयर करो। तो हम लोग वो काम नहीं करने जा रहे हैं यहाँ पे। 1 1 1 जब भी कोई वेक्टर होता है, कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ABCDEFGHI। इसको जब 1 1 1 से करना हो तो क्या हो जाएगा, A + B + C D + E + F एंड G + H + I। 1 1 1 से मल्टीप्लाई किया
तो उस रो के सारे एलिमेंट्स ऐड हो गए, a प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ। बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन अगर ये आप याद रखेंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। मुझे क्या करना है, पी के ट्रांसपोज को 1 1 से करना है। पी के ट्रांसपोज से P2 का ट्रांसपोज वही है, यानी ये सारे एलिमेंट्स का ऐड हो जाएगा। 1 प्लस 0 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 प्लस 1 1, अगेन 1। तो अब कोई सा भी ले लो, जैसे P4 सिमेट्रिक नहीं है तो इसका ट्रांसपोज करने पे ये आएगा, ये रो में चला जाएगा, तो भी 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 प्लस 0 1, यानी पी के ट्रांसपोज इंटू 1 1 1 जब मैं करूँगा तो मुझे 1 1 1 ही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगा। ओके, अब हमें Q को 1 1 1 से करना है, तो Q तो ये था, यानी 2 प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 0 प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी ये आ जाएगा पी के Q इंटू 1 1 1, 2 प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 एंड 3 प्लस, ये आ जाएगा। K इक्वल 1 2 6, 2 प्लस 1 प्लस 3 6, 1 प्लस 0 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 प्लस 1 6। तो ये पैटर्न पहचान के मैंने आधा से ज़्यादा काम कर दिया। अब आप इसमें K को 1 रखो तो P1, 2 रखो P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, और सबको मल्टीप्लाई करना है फाइनली 6 3 6 से। तो इन सारे मैट्रिक्स जो आपको P1 से P6 तक यहाँ गिवन है, सबको आप ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 1 2, 2 ही आएगा हर प्लेस पे। इन सबका सम आ जाएगा 2 2 2, यानी इन सबका सम आ जाएगा सारे P1 P2 P3 ये जो भी है 2 2 2 2 2 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है 6 3 6 से। ये जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब 2 कॉमन ले लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 15, 6 प्लस 3 9 प्लस 6 15, 2 बाहर चला गया, 2 बाहर में ले लूँगा तो ये 1 1 1 बन जाएगा, यानी सारे ऐड होते जाएंगे। 15 15 15, 15 भी बाहर ले लो, 30 1 1 1, यानी जब मैंने x इंटू 1 1 1 किया तो मुझे मिल रहा है 30 इंटू 1 1 1, डैट मीन्स अल्फा इक्वल 30 इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ वी विल सी ऑप्शन डी, x माइनस 30i इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है क्या, ये चेक करते हैं। x माइनस 30i क्या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है? मेरे पास एक रिलेशन आया है x इंटू 1 1 1, अल्फा की प्लेस पे 30, मेरे पास एक रिलेशन आया, मैं इसको b मान लेता हूँ, इस मैट्रिक्स को b, एक्स बी इक्वल 30b, 1 1 1 को मैंने b मान लिया, एक्स बी अल्फा 30 है तो 30b। अब यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 30 आई इंटू बी। ओके, मैं 30b को इधर ले आया। अब ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, जब ax इक्वल 0 होता है, x एक अननोन मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, अगर a इन्वर्टिबल है, a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इन डैट केस वी गेट अ यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन क्या होगा कि एक्स वाई जेड 0 0 0 होंगे, यही यूनिक सोल्यूशन होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। अगर a इन्वर्टिबल है, अगर a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो अगर x माइनस 30i इन्वर्टिबल होगा तो b की वैल्यू इन डैट केस 0 0 0 होनी चाहिए थी, पर हमारा b क्या है 1 1 1, डैट मीन्स x माइनस 30i जो है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड था, अगर हम पैटर्न समझ के इसको करें तो ये क्वेश्चन इजीली हो सकता है। आपको बिल्कुल कूल हेड से करना है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन हुआ आज की वीडियो का। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन 3D वेक्टर का है। आपको 3 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है वेक्टर फॉर्म में, L1 R इक्वल लैम्डा आई कैप, L2 इज R वेक्टर इक्वल k कैप प्लस म्यू j कैप, एंड थर्ड लाइन इज L3 R वेक्टर इक्वल I प्लस j प्लस वी के कैप। ये 3 लाइन की इक्वेशन की बना I प्लस j प्लस वी के कैप।
अब आपको बताना है फॉर विच पॉइंट्स Q ऑन LT, फॉर विच पॉइंट्स Q ऑन LT, L2 का कोई पॉइंट Q फाइंड करना है, L2 लाइन का। कैन वी फाइंड अ पॉइंट P1 on line 1 and P3 P है and R on L3 so that PQR are collinear। PQR are collinear। हमारे ऑप्शंस हैं K कैप -1/2 J कैप, बी ऑप्शन है ओनली K कैप, सी ऑप्शन है K कैप +1/2 J कैप, एंड ऑप्शन डी इज K कैप +J कैप। यानी इसमें बेसिकली करना क्या है, आपके पास 3 लाइन है L1 L2 L3, L2 पे कोई पॉइंट हमें P लेना है, Q लेना है, और L1 का एक पॉइंट P है, L3 का पॉइंट R है, क्या तीनों कोलिनियर होंगे। उस केस में Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। यानी इसमें ऐसा कह रहा है 3 लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, L3 है, इस पे एक पॉइंट Q लिया, इस पे एक पॉइंट P लिया, इस पे एक R लिया, ये तीनों कोलिनियर होने चाहिए। तो L1 क्या है, R = लैम्डा I कैप। P में क्या ले सकता हूँ, ऐसे इक्वेशन से कोई जनरल पॉइंट लेने का ये तरीका है कि आप IJ का कोफिशिएंट लिख दो, वही एक पॉइंट होगा। I का तो लैम्डा है, J और K है नहीं इसमें, तो P हो गया लैम्डा 0 0, Q I नहीं है, J का कोफिशिएंट म्यू है, K का 1 है, और R थर्ड लाइन से 1 1 V। हमें Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी हमें बस म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। K का कोफिशिएंट तो 1 ही होगा जो कि सारे ऑप्शन में है, I 0 होगा, I किसी में भी नहीं है, बस म्यू को हमें डिसाइड करना है, म्यू क्या होगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, PQR अगर कोलिनियर है तो जो PQ का डायरेक्शन रेशियो होगा और QR का डायरेक्शन रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो PQ हम कैसे निकालते हैं, Q के कोऑर्डिनेट में से P को माइनस कर दीजिए, यानी 0 - लैम्डा, म्यू -0, 1 - 0, ये तो PQ का हो गया। QR का 1 - 0, 1 - म्यू एंड V - 1, ये सारे प्रोपोर्शनल होंगे। हमें म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, म्यू पे फोकस करूंगा मैं। ये जो 1 - म्यू है ये डिनोमिनेटर में है, ये 0 नहीं हो सकता। 1 - म्यू 0 नहीं हो सकता, डैट मीन्स म्यू 1 नहीं हो सकता। म्यू 1 अगर हो जाएगा तो ये पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। म्यू क्या था, J कैप का कोफिशिएंट, तो J कैप का कोफिशिएंट 1 नहीं हो सकता। ऑप्शन डी आपका गलत हो गया, यहाँ J कैप का कोफिशिएंट 1 है, तो एक ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा, अगर म्यू 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। म्यू 0 मीन्स ये पूरा 0, अगर म्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, डैट मीन्स 0 = 1/V - 1। ये तभी पॉसिबल है जब आपका V नॉट डिफाइंड हो, V जब इन्फिनिटी हो तभी ये चीज़ 0 हो सकता है। यानी हम म्यू को 0 नहीं ले सकते और 1 भी नहीं ले सकते। म्यू 0 मतलब J कैप नहीं है, ऐसा ऑप्शन B है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। अब अगर हम -½ लें, +½ लें, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। म्यू मतलब J कैप का कोफिशिएंट +½ हो, -½ हो, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी करेक्ट है, बी और डी गलत है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, सीधा 3D का आपको कोलिनियर का कॉन्सेप्ट यूज करना था। तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ आज का। थर्ड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। थर्ड क्वेश्चन for non-negative integer n, non-negative integer n, let एक फंक्शन गिवन fn
एफ एन इक्वल के इक्वल 0 to n साइन के प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई इंटू साइन के प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई अपॉन साइन स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई। के इक्वल 0 to n है और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब ऑप्शन है f4 इक्वल √3/2, ऑप्शन बी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn इक्वल 1/2, ऑप्शन सी इफ अल्फा इक्वल tan cos इनवर्स f6 देन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -1 इक्वल 0 एंड ऑप्शन डी साइन 7 cos इनवर्स f5 इक्वल 0। ये 4 ऑप्शन है, हमें देखना कौन कौन से करेक्ट है इसमें। तो सबसे पहले हमें इसमें fn को सिंप्लीफाई करना होगा। तो इस साइन के फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। 2 साइन ए साइन बी, cos a माइनस बी क्या हो जाएगा पाई बाई एन प्लस 2 पाई बाई एन प्लस 2 माइनस कॉस ए प्लस बी। इन दोनों को ऐड करना है 2k प्लस 3 अपॉन एन प्लस 2 इंटू पाई। डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ दिस होल एंगल, यानी 2k प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, इसका काम हो गया। कॉस पाई बाई एन प्लस 2, के से ये इंडिपेंडेंट है, इसमें के की कोई टर्म नहीं आ रही है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। सिग्मा के इक्वल 0 to n, अगर यहाँ पे 1 हो, यानी 1 को आपको n प्लस 1 टाइम्स ऐड करना है, 0 से स्टार्ट करना है, इसलिए n प्लस 1 टर्म्स आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1, ये n प्लस 1 टाइम्स ऐड होगा तो ये n प्लस 1 आ जाएगा। यानी सिंपली जब इसका हम सिग्मा ब्रेक करेंगे, यानी k इक्वल 0 से लेकर n तक इसका सम फाइंड करेंगे, तो ये n प्लस 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। n प्लस 1 कॉस पाई बाई एन प्लस 2 माइनस, उसको देखते हैं, नीचे सिग्मा 1 है तो ये n प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके लिए क्या होगा, कॉस 2k प्लस 3 अपॉन एन प्लस 2 पाई। एक फॉर्मूला देखते हैं, कॉस ए प्लस डी प्लस कॉस ए प्लस 2d, यानी कोसाइन का सम हो और सारे एंगल्स जो हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। जैसे पहला a है, फिर a प्लस डी है, फिर a प्लस 2d है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे d है। ऐसे केस में क्या होता है, साइन जितने भी टर्म्स हैं, मान लीजिए n टर्म्स तक चल रहा है ये, तो ये होगा n d/2, यहाँ पे d कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल्स है, अपॉन साइन d/2 इंटू, ये कॉस में चल रहा है तो यहाँ कॉस आएगा, फर्स्ट एंगल यानी a प्लस जो इसका nth टर्म आएगा एंगल्स का, अपॉन 2 nth टर्म। जैसे पहला टर्म ये है, दूसरा a प्लस डी है, फिर a प्लस 2d है, तो वैसे nth एंगल जो आएगा उसको हम फर्स्ट एंगल से ऐड करके उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो इस पे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, cos 2k प्लस 3 बाई एन प्लस 2, k को 0 रखने पे एंगल 3 बाई एन प्लस 2 पाई मिलेगा, k को 1 रखने पे हमें 5 बाई एन प्लस 2 पाई मिलेगा, और फिर 7 बाई एन प्लस 2 पाई मिलेगा। यानी यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो ये हो गया a, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई बाई एन प्लस 2,
तो इसको हम उसी फॉर्मूले में रखते हैं, साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू। ये क्या हो जाएगा, डी है तो डी बाई टू इज पाई बाई एन प्लस टू। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन है, क्योंकि हम k इक्वल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ करते हैं साइन n प्लस वन डी बाई टू, यानी साइन n प्लस वन डी बाई टू ये है पाई बाई n प्लस टू, और डिवाइड में साइन डी बाई टू यानी साइन पाई बाई n प्लस टू। इन दोनों एंगल को, अच्छा एक चीज़ और है, कॉस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट एंगल तो यही होगा, k को 0 रखने पे जो मिलेगा हमें 3 बाई एन प्लस टू, और लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, n k की प्लेस पे n पुट कर देंगे, यानी 2n प्लस थ्री बाई एन प्लस टू इंटू पाई अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, इन दोनों को ऐड करने पे हमें पाई मिल रहा है, n प्लस वन, यहाँ सिर्फ वन है, n प्लस टू अपॉन n प्लस टू पाई हो जाएगा। तो आप जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ऐसा कब हो रहा है, जब इन दोनों एंगल का सम पाई हो रहा है। ये सप्लीमेंट्री एंगल अगर साइन में हो तो वो इक्वल हो जाता है, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो ये दोनों इक्वल हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, 2n प्लस सिक्स और 2 कॉमन लेंगे तो n प्लस थ्री बाई एन प्लस टू इंटू पाई, जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं n प्लस टू बाई एन प्लस टू। 3 को मैं लिख सकता हूँ n प्लस टू प्लस वन, सेपरेट डिवाइड कीजिए, यह आएगा पाई प्लस पाई बाई एन प्लस टू, जो कि होता है माइनस कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। यानी ये पूरा जो सम था इसको सॉल्व करेंगे हम तो यह आएगा माइनस कॉस पाई बाई एन प्लस टू, और माइनस साइन पहले से है तो कॉस पाई बाई एन प्लस टू। सिमिलरली ये जो एंगल है, ये जो कोसाइन है, ये भी उसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, कॉस 2k प्लस टू बाई एन प्लस टू। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस हमें वही मिल रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, k इक्वल 0 रखने पे 2 आ रहा है, k इक्वल 1 रखने पे ये 4 आ रहा है, और k इक्वल 3 रखने पे, k इक्वल 2 रखने पे 6 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस अभी भी हमारा 2 पाई बाई एन प्लस टू आ रहा है, d बाई टू पाई बाई एन प्लस टू होगा। तो ये टर्म तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ हमें क्या करना होता है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल फिर उसका रेशियो। तो k इक्वल 0 रखने पे 2 बाई एन प्लस टू, k इक्वल n रखने पे 2n प्लस टू बाई एन प्लस टू पाई अपॉन 2। अभी क्या हो जाएगा, ऐड करने पे 2n प्लस फोर, 2n प्लस फोर यानी 2n प्लस टू, और डिवाइड में भी 2n प्लस टू है तो कैंसिल हो गया। कॉस पाई यानी माइनस वन, यानी ये पूरा सॉल्व करने पे हमें माइनस वन मिलेगा, माइनस पहले से तो ये प्लस वन हो गया। अब हम ऊपर से जब कॉस पाई बाई एन प्लस टू कॉमन लेंगे, कॉस पाई बाई एन प्लस टू, ये जब मैं एंगल कॉमन लूँगा तो n प्लस वन यहाँ प्लस वन, यानी ये हो जाएगा n प्लस वन, डिवाइड में भी यही है n प्लस वन, तो ये कैंसिल हो गया। यानी हमारा जो फंक्शन एफ एन जितना कॉम्प्लिकेटेड गिवन था उसकी वैल्यू आ गई कॉस पाई बाई एन प्लस टू, एफ एन इक्वल कॉस पाई बाई एन प्लस टू। अब हम 1 बाई 1 सारे ऑप्शन चेक करते हैं। n के प्लेस पे 4 रखिए, f4 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, f4 हो जाएगा cos पाई बाई 6 एंड cos पाई बाई 6 इज रूट 3 बाई 2, ये ऑप्शन करेक्ट है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n को इन्फिनिटी रखने पे पूरा 0 हो जाएगा एंड cos 0 इज 1 नॉट 1 बाई 2, यानी ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी में हमें f6 फाइंड करना है, फिर उसका cos इनवर्स, फिर उसका tan। f6 इज cos पाई बाई 8, इस cos को हटा के इधर कर देंगे तो ये cos इनवर्स f6 इक्वल पाई बाई 8,
फिर अल्फा क्या है, वो tan cos इनवर्स पाई बाई 6 है, यानी tan पाई बाई 8, यानी √2 - 1, दिस इज योर अल्फा। 1 को इधर लाके जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ये आंसर सही मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल 0, ये करेक्ट है। अब लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, cos इनवर्स f5, f5 क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 7, f5 हो जाएगा cos पाई बाई 7, cos इनवर्स f5 क्या हो जाएगा, पाई बाई 7, 7 cos इनवर्स f5 क्या हो जाएगा, 7 इंटू पाई बाई 7 यानी पाई। फिर आगे लगा है साइन, साइन पाई क्या होता है, 0, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसमें रॉन्ग ऑप्शन था सेकंड, बाकी ए सी डी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आज का। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स P इक्वल 1 1 1 0 2 2 0 0 3। एक मैट्रिक्स Q है 2xx 0 4 0 एंड xx 6। एक मैट्रिक्स R है विच इज इक्वल टू PQ P इनवर्स, और इसमें जो x है वो कोई रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू R। R ये मैट्रिक्स नहीं, ये R रियल नंबर के लिए है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R, यानी ऐसा कोई रियल नंबर x एग्जिस्ट करता है सच डैट PQ इक्वल QP, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कम्यूटेटिव हो जाए, ऐसा कोई x क्या एग्जिस्ट करेगा, PQ इक्वल QP हो जाए। ऑप्शन बी है मैट्रिक्स R, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाए 2xx 0 4 0 xx 5 प्लस 8। ऑप्शन सी, फॉर x इक्वल 0 इफ R इंटू 1AB इक्वल 6 टाइम्स 1AB, then A plus B इक्वल 5, and option D, for x equal 1, for x equal 1 there exists a unit vector, there exists a unit vector alpha I cap plus beta j cap plus gamma k cap where R into alpha beta gamma इक्वल 0 0 0। ओके, तो क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स P है, मैट्रिक्स Q है जो x की टर्म्स में है, एक मैट्रिक्स R है जो कि PQ P इनवर्स है, एंड फिर कुछ ऑप्शन है जो मुझे चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं PQ इक्वल QP चेक कर लेता हूँ, P इंटू Q और हमें Q इंटू P क्या ये इक्वल, ये चेक करना है। बहुत सिंपल है, आपको पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक दो एलिमेंट कर लीजिए। जैसे मैं R1 और C2 को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या आएगा, x प्लस 4 प्लस x, यानी मैं A12 एलिमेंट चेक कर रहा हूँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इधर से भी करते हैं, QP के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 2 प्लस 2x, यहाँ आ रहा है 2x प्लस 4, यहाँ आ रहा है 2x प्लस 2। अगर ये इक्वल होगा 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, डैट मीन्स 4 इक्वल 2 होगा, जो कि कभी होता नहीं है। 4 इक्वल 2 इज इम्पॉसिबल। सो ऑप्शन ए, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R सच डैट PQ इक्वल QP, ये गलत है, ऐसा किसी भी x के लिए नहीं होगा क्योंकि 2 इक्वल 4 नहीं होता। ऑप्शन बी, हमें मैट्रिक्स R जो गिवन है PQ P इनवर्स, उसका डिटर्मिनेंट इक्वेट करना है इससे। तो देखिए R का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे,
मैट्रिक्स आर का डिटर्मिनेंट इक्वल पी क्यू पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, पी और इसको हम अलग अलग लिख सकता हूँ, पी क्यू पी इनवर्स। पी इनवर्स का मतलब 1/p का डिटर्मिनेंट, ये कैंसिल हो गया, यानी मैट्रिक्स आर जो है उसका डिटर्मिनेंट क्यू के ही इक्वल होगा, तो क्यू का निकाल सकते हैं हम इजिली। कैसे निकालेंगे? सेकेंड रो में 2 जीरो है, तो सेकेंड रो के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, सेकेंड रो के अलोंग। तो ये तो बहुत सिंपल है, 4 × 12 - x², दैट मीन्स 48 - 4x²। अब ये जो राइट हैंड साइड में है इसको भी चेक करके देख लेते हैं, इसे भी 4 के अलोंग आप करेंगे तो आएगा, इससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 4 × 10 - x² और +8 है, यानी ये भी आ जाएगा 48 - 4x²। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही आ रहा है 48 - 4x², यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी सही है। अब हमें ऑप्शन सी और डी को चेक करना है, पहले मैं डी को कर देता हूँ। 4x = 1 देयर एग्जिस्ट अ यूनिट वेक्टर अल्फा i कैप प्लस बीटा j कैप प्लस गामा k कैप, जहाँ ऐसा हो तो x = 1 पे r का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? x = 1 पे डिटर्मिनेंट ऑफ r हमने अभी फाइंड किया 48 - 4x², तो ये 48 - 4 यानी 44 हो गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैंने अभी एक और क्वेश्चन में ऐसा कुछ बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स R है, कोई X है, अगर ये इक्वल 0 है और अगर R इन्वर्टिबल है, यानी इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, अगर R इन्वर्टिबल है तो यहाँ पे X का यूनिक सोल्यूशन होगा जो कि ट्रिवियल होता है, उसमें X 0 0 0 ही होता है, इसके अलावा X कुछ नहीं हो सकता। 0 0 0 वाला मैट्रिक्स तो यूनिट वेक्टर होता नहीं है, और ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट है यूनिट वेक्टर सच दैट R अल्फा बीटा गामा 0 0 0। R का डिटर्मिनेंट 0 है नहीं, तो अल्फा बीटा गामा 0 ही होगा, 0 होगा तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। अब हम लोग ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन डी तक तो बहुत इजी था, इस ऑप्शन को चेक कर, ये भी टफ नहीं है, बस ये इसमें कैलकुलेशन है, जो हम नहीं करना चाहते थे वो हमें करना होगा। हम नहीं चाहते थे कि हम R का ये निकालें, पी क्यू पी इनवर्स निकालें, मतलब P × Q × P इनवर्स पूरा करें, हम इस चीज़ से बचना चाह रहे थे, लेकिन आप बच नहीं पाएंगे, करना ही पड़ेगा। तो Q ये 4x = 0 के लिए है, R क्या हो जाएगा? P गिवन है हमें 1 1 1 0 2 2 0 0 3। Q x = 0 के लिए हमें देखना है, Q क्या हो जाएगा? 2 0 0 0 4 0 एंड 0 0 6 इंटू P का इन्वर्स, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, इसका इन्वर्स निकाल लीजिए। इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ कोफैक्टर्स, इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अपॉन उसका डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, इसके कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लिखेंगे, तो डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, 1 का 6 आ गया, इस वाले 1 का हम लोग यहाँ लिख देंगे क्योंकि हमें ट्रांसपोज भी करना है, तो ये तो 0 ही हो गया। लास्ट वाले 1 का भी 0 हो गया। अब इस 0 का 1 3 जा 3 -3 हो गया, ठीक है। इस 2 का 3 हो गया एंड इस 2 का 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका -2 एंड इसका 2 हो गया। और मैट्रिक्स P का डिटर्मिनेंट 1/6 है, तो ये ऐड हो गया, इसमें मुझे 1AB से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे मैट्रिक्स में 1AB से मल्टीप्लाई करना है और ये इक्वल 6 टाइम्स 1AB हो जाएगा। इसमें करने को कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही करना है। कैलकुलेशन करके आपको A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो A + B = 5 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन B और C सही है, A एंड D
इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। f कोई फंक्शन है और दो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh माइनस f0 अपॉन अंडर रूट मॉड h exists and is finite, यानी इनफाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट है लिमिट h टेंड्स टू 0 fh माइनस f0 अपॉन h स्क्वायर एग्जिस्ट्स फाइनाइटली। ये दो स्टेटमेंट गिवन है फॉर फंक्शन f। आपका ऑप्शन ए है fx इक्वल मॉड x हैज प्रॉपर्टी 1, मतलब 1 को ये सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन ए ये कह रहा है। ऑप्शन बी fx इक्वल x टू द पावर 2/3, ये भी कह रहा है प्रॉपर्टी 1 को ये सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन सी fx इक्वल x मॉड x, इसके लिए हमें सेकंड को देखना है उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। ऑप्शन डी fx इक्वल साइन x हैज प्रॉपर्टी 2। ये चारों इन फंक्शन को हमें चेक करना है। मॉड x और x की पावर 2/3 के लिए हमें फर्स्ट को चेक करना है। x मॉड x और साइन x के लिए हमें सेकंड को चेक करना है। तो मॉड x के लिए करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले में। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h यानी मॉड h हो जाएगा, f0 0 है, अपॉन मॉड h की पावर 1/2, पावर हाफ है, ऊपर पावर 1 है, तो सॉल्व करने पे मॉड h की पावर 1/2। अगर h लेस देन 0 हो, और h ग्रेटर देन 0 हो, h लेस देन 0 के केस में मॉड h माइनस h हो जाता है, तो ये माइनस h की पावर हाफ, इसमें h की पावर हाफ। जब हम h को 0 पुट करेंगे h टेंड्स टू 0 पे, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, दोनों इक्वल आ गया, यानी ये ऑप्शन सही है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट को मॉड x सेटिस्फाई करता है। ये हो गया। अब x की पावर 2/3 के लिए इसको चेक करते हैं। x की पावर 2/3 fh यानी h की पावर 2/3, h की पावर 2/3 माइनस 0 अपॉन मॉड h की पावर हाफ। जब मेरा h लेस देन 0 हो और h ग्रेटर देन 0 हो, इस केस में क्या हो जाएगा, h की पावर 2/3 अपॉन मॉड h यानी माइनस h की पावर हाफ, इसमें प्लस h की पावर हाफ। अब 2/3 जो पावर ऊपर है वो 1/2 से ग्रेटर होता है, तो 2/3 माइनस हाफ यानी पावर ऊपर चला जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही होगा, 2/3 इज ग्रेटर देन 1/2। माइनस साइन से क्या फर्क पड़ना है, h को हमें 0 ही पुट करना है, तो फाइनली 0 ही आएगा, ये भी 0 आएगा, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। x मॉड x fh यानी h मॉड h, f0 0 है ही, मॉड h सॉरी, इसके लिए मुझे प्रॉपर्टी 2 को चेक करना है, यानी h स्क्वायर है डिवाइड में, मॉड h बाई h आ गया, h टेंड्स टू 0। जब h लेस देन 0 होगा, तो मॉड h मेरा माइनस h हो जाएगा, माइनस h बाई h इज -1। एंड जब h ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड h क्या होता है, प्लस h बाई h इक्वल 1। तो ये तो इक्वल आया ही नहीं, -1 इज नॉट इक्वल टू +1, हेंस ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। नाउ वी विल चेक ऑप्शन डी साइन x।
और इसके लिए भी मुझे सेकेंड स्टेटमेंट को देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स के लिए साइन एच अपॉन एच स्क्वायर, साइन एच अपॉन एच स्क्वायर। साइन एच बाई एच तो 1 होता है, फिर भी एक एच बच जाएगा, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इन्होंने कहा था एग्जिस्ट करे, लेकिन फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आज का। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, लिमिट का क्वेश्चन था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और मॉडुलस का कॉन्सेप्ट यूज करना था। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी आपने। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर है, मॉड ए ग्रेटर देन 1 है, और ये बताना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 की पावर 1/3 अप टू ये n की पावर 1/3 डिवाइड बाई n की पावर 7/3 1/an प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/an प्लस 2 का होल स्क्वायर अप टू 1/an प्लस n का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 54। तो हमारा a क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए है -9, ऑप्शन बी है -6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। कौन कौन से ऑप्शंस इसमें करेक्ट होंगे? तो ऐसा क्वेश्चन देखते ही एक फीलिंग आ जाती है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट्स ऑफ सम का क्वेश्चन है। उसका मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा हो 1/n सिग्मा f r/n, फंक्शन f जो है वो r/n का फंक्शन है, और r की जो लोअर लिमिट है, r की लोअर लिमिट मान लीजिए a है, अपर लिमिट b है, तो इसे हम डेफिनेट इंटीग्रल के रूप में कैसे लिखते हैं? r/n आपका x से रिप्लेस हो जाता है, 1/n dx से रिप्लेस हो जाता है, और r इक्वल a है, तो हम लोअर लिमिट जो इसका ऐसे लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a/n, जो लोअर लिमिट है डेट अपॉन n, और ऊपर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, r की अपर लिमिट b है तो यहाँ b/n। इस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 की पावर 1/3 अप टू n की पावर 1/3 है, यानी कि एक n की पावर 1/3 अंदर ले लेते हैं सबके, 1/n की पावर 1/3, 2/n की पावर 1/3 अप टू n/n की पावर 1/3। ओके, नीचे क्या है 1/an प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इस सब के अंदर मुझे n स्क्वायर लेना होगा। तो अगर आपने लिया है n की पावर 1/3 तो फ्री में डिवाइड तो कर नहीं सकते, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। वैसे ही इसमें मैं सब में n स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, 1/n प्लस 1/n का होल स्क्वायर प्लस 1/an प्लस 2/n का होल स्क्वायर अप टू 1/an प्लस n/n का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी मैंने n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, तो मुझे n स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये देखिए यहाँ है तो इससे जस्ट ऊपर आएगा, और n की पावर 7/3 पहले से चल रहा था, अब ये पावर सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/3, 7/3 माइनस 1/3 इज n स्क्वायर, और ये हो जाएगा n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो ये कुछ नहीं बचेगा, 1/n बचना चाहिए था। तो ये r/n की पावर 1/3 का फॉर्मेट बन रहा है। नीचे आपका क्या बन रहा है, a प्लस 1/n का होल स्क्वायर, a प्लस 2/n का होल स्क्वायर, a/n प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1/n तो बचा नहीं, आपने देखा यहाँ पे n की पावर 1/3 था, यहाँ n की पावर 7/3 था, और यहाँ पे n स्क्वायर था, वो सारा कैंसिल हो चुका है।
लेकिन हम 1/n की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने 1/n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अब क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर जो है उसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ फॉर्मूले में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 1/n सिग्मा r/n की पावर 1/3 r इक्वल 1 to n डिवाइड में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ये क्या है a प्लस 1/n, ये a प्लस 2/n, a प्लस n/n, यानी ये हो जाएगा सिग्मा 1/a प्लस r/n का होल स्क्वायर, और यहाँ भी r इक्वल 1 to n। बस थोड़ा सा पैटर्न को ऑब्जर्व करके इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसे इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखूँ, इसको हटा देते हैं। ये जो मेरा लिमिट आया उसको मैं ऊपर जो फॉर्मूला लिखा उसके आधार पे लिखूँ, तो r/n मेरा x से रिप्लेस हो जाता है, तो ऊपर वाला हो जाएगा x की पावर 1/3 dx। लिमिट कैसे लेते हैं हम, यहाँ लोअर लिमिट 1 है तो 1/n, लोअर लिमिट क्या होगा a/n यानी 1/n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो 0, अपर लिमिट है r इक्वल n तो n/n डैट मीन्स 1। सिमिलरली नीचे हो जाएगा 0 to 1 dx अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, x की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/3 अपॉन 4/3, और फिर लिमिट 1 0 भी पुट करना है तो ये 3/4 आ जाएगा, और नीचे -1/a प्लस एक्स, इसकी लिमिट है 0 से 1 यानी 3/4 माइनस a प्लस एक्स, एक्स को आप 1 रखेंगे, x को 1 रखने पे 1/a प्लस 1 माइनस 1/a, और ये इक्वल गिवन था 54 के। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें a इक्वल -9 और a इक्वल 8, ये दो ऑप्शन मिल जाता है। काफ़ी सिंपल इसको सॉल्व करना, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी सिंपल सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, आज का 6 हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, तो इसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला और इस पर हमने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक फंक्शन गिवन है f(x) दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 5। देयर इज अनदर फंक्शन f(x), कैपिटल f(x). कैपिटल f(x) इज इंटीग्रेशन ऑफ ft dt 0 टू x। इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन है वो। अब कुछ ऑप्शंस हैं, x ग्रेटर देन 0 के लिए है। पहला ऑप्शन है कैपिटल F हैज लोकल मिनिमम एट x इक्वल 1। कैपिटल F हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल 2। ऑप्शन C, F हैज टू लोकल मैक्सिमा and one local minima in 0 to infinity। ऑप्शन डी है कैपिटल f(x) नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 5। तो ये फंक्शन गिवन है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस f, x माइनस 5, स्मॉल f(x) है। कैपिटल f(x) उसी का इंटीग्रेशन है, और कैपिटल F के बारे में ही हमें कुछ पता करना है। तो किसी फंक्शन के लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए हम उसका डेरिवेटिव कंसीडर करते हैं। मुझे f का मैक्सिमा मिनिमा बताना है, कैपिटल F का, तो मुझे f' x चाहिए। f(x) इंटीग्रेशन है ft dt का,
ओवर द लिमिट 0 to x, तो एफ डैश एक्स सिंपली स्मॉल एफ एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, x पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो ये, और फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये सेम टू सेम फंक्शन आ जाएगा। तो कैपिटल F का डेरिवेटिव है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 5। नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करते हैं, 1 2 5, प्लस माइनस। इधर से देखते हैं हम लोग, जब भी किसी क्रिटिकल पॉइंट पे नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो मिनिमा होता है। दिस पॉइंट इज मिनिमा। पॉजिटिव टू नेगेटिव इज मैक्सिमा। अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव इज मिनिमा। तो ऑप्शन देखते हैं, एफ हैज लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल 1, यस मिनिमा आ रहा है। कैपिटल एफ हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल 2, यस ये भी आ रहा है। एफ हैज 2 लोकल मैक्सिमा, नहीं एक ही लोकल मैक्सिमा मिला मुझे, 2 लोकल मिनिमा मिला है, तो ये गलत है। ओके, ऑप्शन डी, इसका जो टफ पार्ट है वो ऑप्शन डी है, एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 5। तो एफ एक्स हमें फाइंड करना ही होगा। एफ एक्स क्या है, एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन, यानी 0 to x t माइनस 1 t माइनस 2 t माइनस 5 डी टी। इसका इंटीग्रेशन पहले इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 0 to x t क्यूब माइनस 8 टी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इंटू टी माइनस 5, प्लस 17t माइनस 10। इसका इंटीग्रेशन करना है और फिर ये 0 पुट कर देना है, x t के प्लेस पे x, टी क्यूब का t4/4, टी स्क्वायर का x3/3, t का x²/2 और 10 का 10x। ये हमारा कैपिटल एफ एक्स आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि 0 से 5 में क्या ये कभी 0 होगा। तो आप ध्यान से देखिए, 2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, फंक्शन एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल 2। तो जब मैं इसमें x की जगह 2 पुट करूँगा, जब हम इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। आप पुट करके देख लीजिएगा, x इक्वल 2 पे ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और ये क्या है, 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो जब फंक्शन मैक्सिमम पे ही नेगेटिव आ रहा है तो इसकी वैल्यू 0 हो ही नहीं पाएगी, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 5। एक लास्ट क्वेश्चन और है आज का, तो ये काफ़ी सिंपल था। ऑप्शन ए बी सी चेक करना बहुत ही आसान था। ऑप्शन डी थोड़ा टिपिकल था, उसमें बस यही आपको सोचना था कि 2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है। अगर 2 पे ही 0 नहीं आ रहा है तो और 0 कभी हो ही नहीं सकता। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक फंक्शन है एफ एक्स दैट इज इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0, अब इसमें मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है। लेट x1 लेस देन x2 लेस देन x3 अप टू xn। ये सब जो है लोकल मैक्सिमा है, दीज आर लोकल मैक्सिमा। एंड y1 लेस देन y2 लेस देन y3 लेस देन yn, दीज आर मिनिमा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या x1 y1 से लेस देन होगा, ऑप्शन बी xn प्लस 1 माइनस xn ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल n, ऑप्शन सी
ऑप्शन सी है xn बिलोंग्स टू 2n प्लस 1/2, 2n प्लस 1/2 फॉर ऑल n, एंड ऑप्शन डी mod xn माइनस yn इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन की मैक्सिमा मिनिमा का लोकेशन फाइंड करना होगा। तो जब भी मैक्सिमा मिनिमा आता है हम एक ही चीज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स स्क्वायर पाई कॉस पाई एक्स माइनस साइन पाई एक्स इंटू 2x अपॉन एक्स की पावर 4। अब इसमें डायरेक्ट x तो फाइंड हो पाएगा नहीं, तो हम क्या कॉमन ले लें, x कॉस पाई एक्स, एक्स पाई कॉस पाई एक्स कॉमन लेने पे यहाँ पाई एक्स, यहाँ 2 tan पाई एक्स बचेगा। साइन था, कॉस मैंने बाहर लिया तो साइन बाई कॉस तो tan होता है, अपॉन x4। तो इसकी क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, एक x इक्वल 0, एक जहाँ ये 0 हो, x इक्वल 0, पाई एक्स कॉस थीटा 0 कब होता है, जब वो 2n प्लस 1 पाई/2 यानी ऑड मल्टीपल होता है। तो ये हो जाएगा x इक्वल हाफ 3/2 5/2, क्योंकि हाफ रखने पे पाई/2, 3/2 रखने पे 3 5/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 आएगा, तो कॉस 0 हो जाएगा। अब दिक्कत इसमें है, पाई एक्स एक लीनियर फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो ऐसा सॉल्व करने का एक ही तरीका है, ग्राफिकल मेथड। हम इन दोनों लाइन, ये पाई एक्स और tan पाई एक्स का ग्राफ बनाना होगा और देखना होगा वो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। तो आइए करते हैं इसको। tan पाई एक्स क्या होता है, ये भी 1/2 3/2 5/2 7/2, ये सब जब भी ऑड मल्टीपल आएगा पाई/2 का तो ये हमेशा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी ये एसिम्पटोट्स होते हैं इसके। ये जैसे 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, 7/2 है, 9/2 है, ऐसे ही सो ऑन। ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच ऐसे, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब ये tan का जो ग्राफ है वो कट कहाँ करता है, जब x पाई हो, यानी यहाँ पे x क्या हो, 1 हो 2 हो, जैसे ये तो 0 है ही, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4। ओके, तो मैंने tan x ड्रॉ कर दिया। दूसरा हमें ड्रॉ करना है पाई एक्स। पाई एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पाई एक्स आप जब बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा कट करता हो जाएगा सभी को। तो ये जो पहली बार कट किया इसको मान लीजिए आप, यहाँ पे x a है, यहाँ पे x आप मान लो b है, यहाँ x मान लो c है, एंड यहाँ x d है। ओके, अब हमें देखना है कि कहाँ पे लोकल मैक्सिमा है, कहाँ पे लोकल मिनिमा। आपको कहाँ कहाँ देखना होगा, हाफ पे, a पे, ये जो भी ABCD जहाँ इंटरसेक्ट किया है, और ये जो हाफ ऑड मल्टीपल था जहाँ पे cos 0 हो रहा था। तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे, इस फंक्शन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो डेरिवेटिव आया है मेरा वो x cos पाई एक्स माइनस 2 tan पाई एक्स अपॉन x की पावर 4। अब हमें देखना है कि कब पॉजिटिव हो रहा है, कब नेगेटिव हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 0 से हाफ में देखते हैं। 0 से हाफ में ये ग्राफ ऊपर है, tan का ग्राफ ऊपर है और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नीचे है। तो जो नीचे है वो छोटा है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नीचे है यानी वो छोटा है, यानी मेरा पाई एक्स छोटा है, tan पाई एक्स ग्रेटर है, तो ये डिफरेंस नेगेटिव आएगा। 0 से हाफ में वो नेगेटिव आएगा और cos तो पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो जो मैं नंबर लाइन पे अगर इसको ड्रॉ करूं, 0 से हाफ में, 0 से हाफ में हमारा पॉजिटिव आ रहा है। इसके बाद मुझे हाफ से a तक चलना होगा, यहाँ तक। हाफ से a में क्या है, स्ट्रेट लाइन ऊपर है, स्ट्रेट लाइन ऊपर है, ये ग्राफ नीचे है, ये ग्रेटर है, ये छोटा है, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर है।
लेकिन हाफ से ए में कॉस नेगेटिव है, क्योंकि एंगल मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि 1 से भी आगे बढ़ गया, तो सेकंड और थर्ड दोनों में ही कॉस नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, यानी जब मैं हाफ से ए जाऊंगा तो मुझे नेगेटिव मिलेगा। ओके, अब हम लोग कहाँ से जाएंगे, ए से 3/2। ए से 3/2 में क्या हुआ कि ये ग्राफ ऊपर चला गया, ये tan x का ग्राफ ऊपर है, स्ट्रेट लाइन नीचे है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि tan ऊपर है, लाइन नीचे है, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। और cos भी इसमें नेगेटिव है, cos πx, यानी हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में चल रहा है, तो ये नेगेटिव हुआ। 3/2 का मतलब 3π/2, यानी थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, cos नेगेटिव, ये पूरा नेगेटिव, टोटल ये पॉजिटिव हो जाएगा। ए से 3/2 में हमें पॉजिटिव मिला। अब हम लोग जाएंगे 3/2 से इस बी तक, यहाँ तक। 3/2 से बी में वैसे ही चेक कीजिए आप, लाइन हमारा ऊपर है, tan x नीचे है, यानी ये पॉजिटिव। अब जो ये 3/2 से बी है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, 2 से आगे है बी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। एंड cos थीटा इज पॉजिटिव इन फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव है। हमारा लाइन 3/2 से बी देख रहे हैं, लाइन ऊपर है और ये tan नीचे है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ओवरऑल पॉजिटिव। अब मैं b से 5/2 पे जाऊंगा। इस केस में cos तो पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुके हैं हम, लाइन नीचे है, tan ऊपर है, तो ये पूरा नेगेटिव हो गया। अब हम लोग 5/2 तक आ चुके हैं। 5/2 से अब हम लोग c में जाएंगे। यहाँ पे हमारा लाइन ऊपर है, tan x नीचे है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। 5/2 से ये जो c पॉइंट है, ये cos को सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ले जा रहा है, यानी cos नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हम 5/2 से c में गए, नेगेटिव। अब c से 7/2 में आइए। c से 7/2 में लाइन नीचे है, tan x ऊपर है, कुल मिला के नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड सो ऑन देख लेंगे क्या होगा। तो जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव मिलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव मिलता है, यहाँ 0 से हाफ में नेगेटिव था, 0 यहाँ तो चेंज नहीं हुआ। चेंज कहाँ हुआ, सबसे पहले ए पे चेंज हुआ। तो और चेंज कैसा हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमा, और मिनिमा क्या है, पहला मिनिमा y1, मिनिमा यहाँ है, यानी हमारा ये जो मैंने लिखा है यही मेरा y1 है। 3/2 पे चेंज हुआ नहीं, अब b पे चेंज हो रहा है। b पे कैसा चेंज है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस मैक्सिमा होता है, नहीं x1 हो गया। देखिए मैक्सिमा किस में, x1 में, तो b x1 है, a y1 है। अब यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। x1 y1 से छोटा आया, नहीं आया, x1 आ गया है, y1 पीछे है। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। इन्होंने कहा x1 लेस देन y1, ऐसा तो नहीं हुआ। ऑप्शन 2 है xn + 1 - xn। जैसे अगला आपका जो ये पहला b आया था, b, अगला आपका d आएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। अगला जो xn आएगा यानी x2 जो आएगा वो d आएगा, तो ये 2 से ग्रेटर है। देख लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है और स्लाइटली ज़्यादा ही आएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी 2n से 2n + हाफ, आप n की जगह 1 रखिए, x1 क्या हो गया, 2 से 5/2 होना चाहिए, 2n + 1/2 ऐसे था ये, तो 2n से 2n + हाफ के बीच में आ रहा है। x1 मेरा b है, 2 से 5/2 के बीच में आ रहा है। x2 मेरा d है, 4 से 9/2 के बीच में आ रहा है, यानी ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन डी xn - yn, x1 और y1 के बीच में क्या 1 का गैप है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x1, तो 1 से 2 1 का गैप है, तो ये भी 1 से स्लाइटली ज़्यादा ही होगा, यानी ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन बी, सी एंड डी करेक्ट हैं, ऑप्शन ए गलत है। तो इस क्वेश्चन का यही ग्राफिकल अप्रोच अगर आप कर पाएँ तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो मैंने आज ये 8 क्वेश्चन डिस्कस किया मल्टीपल करेक्ट टाइप का। 2019 एडवांस का पेपर 2 यहीं कंप्लीट हुआ।
अगले लेक्चर से मैं पेपर 2018 का पेपर डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।